नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निश्चित रूप से प्रयासरत होंगे। मैं आपका दोस्त दैनिक समसामयिकी की सीरीज लेकर आपके बीच में उपस्थित हूं। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। आइए हम लोग डेली की तरह सेशन की शुरुआत 2 शब्द मोटिवेशनल कोट से करना चाहेंगे। देखिए आपके लिए बड़ी सुंदर सी 4 लाइन लिखी गई है। फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसला लेकर उसको सही साबित करना काबिलियत है। मतलब आपने अपने लिए, अपने माता पिता के लिए जो सपने देखे हैं उनको साकार करना ही आपका पहला कर्तव्य होता है। इसी क्रम में आप निरंतर प्रयास करते रहिए। यकीन मानिए अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो सफलता आपसे दूर रहने वाली नहीं है। मित्रों, आपसे सिर्फ इतना गुजारिश रहेगा कि आप सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहें। यह सेशन आपके लिए और आपके सपनों को साकार करने के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं और देखें महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह सीरीज। देखिए पहला प्रश्न है, हाल ही में लूला डी सिल्वा किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? देखिए विकल्प हमारा दिया गया, पहला ब्राजील, दूसरा अर्जेंटीना, तीसरा चिली और चौथा दिया गया है मैक्सिको। यहां दोस्तों जो सही विकल्प है, विकल्प नंबर यह सही होगा, ब्राजील के तीसरी बार। ब्राजील के तीसरी बार राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है? तो लूला डी सिल्वा जी ने शपथ ली है। अगर हम बात करें ब्राजील की, तो ब्राजील की राजधानी क्या है? तो ब्राजीलिया। क्या है मित्रों? ब्राजीलिया है। और ब्राजील की बात करें तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। कौन सा? ब्राजील। बात करें यहां ब्राजील की तो आपको ध्यान रखना है, ब्राजील में ही अमेजन जंगल है जिन्हें पृथ्वी का फेफड़ा, क्या कहा जाता है मित्रों? पृथ्वी का फेफड़ा के नाम से किसे जाना जाता है? तो अमेजन के जंगलों को पृथ्वी का फेफड़ा के नाम से जाना जाता है। दूसरा प्रश्न इसी आधार पर पूछा जाता है कि विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है? तो अमेजन के जंगलों में पाया जाता है। यह भी याद रखना है। इसी क्रम में आपसे पूछा जा सकता है कि ब्राजील जो है, जो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, यह किन 2 देशों के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो आपको ध्यान रखना है, पहला देश चिली है। क्या है? चिली है। इसकी राजधानी सेंटियागो है। दूसरा क्या है? इक्वाडोर। क्या है? इक्वाडोर है और इसकी राजधानी क्यूटो है। कि भूमध्य रेखा दक्षिण अमेरिका में किन किन देशों से होकर गुजरती है? तो आप याद रखें, पहला ब्राजील है, साथ ही साथ दूसरा कोलंबिया है और तीसरा जो है यह इक्वाडोर देश है। इन 3 देशों के साथ भूमध्य रेखा गुजरती है। यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में आपको याद रखना है ब्राजील को मित्रों कि अभी तक फीफा विश्व कप का खिताब जीतने वाले विश्व की सबसे पहले स्थान पर या सर्वाधिक बार जीतने वाला देश कौन सा है? तो ब्राजील देश है। और यहीं के फुटबॉल के जादूगर कहे जाने वाले जो थे, इनका नाम पेले है। इनका हाल ही में निधन हो गया है। यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में आपको याद रखना है, अर्जेंटीना की बात की जाए तो 2022 का फुटबॉल विश्व कप का आयोजन जो कि दोहा कतर में किया गया था, उसका विजेता देश कौन रहा? तो अर्जेंटीना रहा और तीसरी बार। साथ ही साथ अगर चिली की बात करें, अभी हम लोगों ने देखा चिली की राजधानी क्या है? सेंटियागो है। और मैक्सिको की बात करें तो मैक्सिको सिटी है। अर्जेंटीना की बात करें तो ब्यूनस आयर्स है। आपको याद रखना है। इसी क्रम में आइए रिवीजन की सीरीज को हम लोग देखें। रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाएगा। और ये कहां बनाएगा? तो आप ध्यान रखेंगे, गुजरात के हजीरा में बनाएगा। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। अगला है, भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? तो ये दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह भी आप याद रखेंगे। अगले जानकारी के रूप में हम देखें प्रश्न, हाल ही में आरटीआई में जवाबदेही में सबसे खराब जवाब करने वाला राज्य कौन सा रहा है? मतलब आरटीआई एक्ट के तहत जवाबदेही जो दी जाती है उसमें भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला है? इसी क्रम में हमारे विकल्प देखिए, पहला विकल्प है महाराष्ट्र, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है बिहार, चौथा है उत्तर प्रदेश। यहां जो सही विकल्प होगा दोस्तों, विकल्प नंबर बी सही होगा। तमिलनाडु राज्य
आरटीआई के जवाब में देने वाला मात्र 14% हिस्सेदारी देने वाला भारत का सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य के रूप में है। इसी क्रम में अगर हम बात करें दूसरे स्थान पे 25% जवाबदेही देकर दूसरे स्थान पे कौन है, महाराष्ट्र राज्य है, यह भी आपको याद रखना है। अब इस दौरान तमिलनाडु से बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे अगर पहला प्रश्न पूछा जाए तो सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि 44वां शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहां किया गया था, तो आपका यहां आंसर होना चाहिए तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। कहां? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में। और विजेता देश कौन रहा, तो उज्बेकिस्तान रहा। कौन रहा? उज्बेकिस्तान रहा। यह भी आपको ध्यान रखना है। इसी क्रम में दूसरा प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर पूछा जाए डुगोंग संरक्षण को अधिसूचित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो यह भी तमिलनाडु है। साथ ही साथ लोरिस स्लवेंडर अभयारण्य स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो यह भी तमिलनाडु है। साथ ही साथ T+2 पुरस्कार किस टाइगर रिजर्व को दिया गया है, तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया है। यह भी तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। साथ ही साथ पूछा जाए खाद्य सुरक्षा संग्रहालय की स्थापना कहां की गई है, तो तंजावुर जो कि तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, यहां पर स्थापित किया गया है। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। इसी क्रम में पूछा जा सकता है मुख्यमंत्री नाश्ता योजना यह प्राइमरी स्तर पर पोषक नाश्ता प्रदान करने की घोषणा किस सरकार की पहल है, तो यह भी तमिलनाडु राज्य की पहल है। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है, अगर पूछा जाए पोंगल उत्सव और जल्लीकट्टू उत्सव का आयोजन कहां किया जाता है, भारत के किस राज्य में, तो तमिलनाडु राज्य में किया जाता है। साथ ही साथ तमिलनाडु के तट को किस नाम से जाना जाता है, तो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ये सारे प्रश्न जो हैं मित्रों कहीं ना कहीं परीक्षा में आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। यकीन मानिए आप इनको रिवाइज करते रहें। इसी क्रम में अगर हम बात करें अन्य जानकारी के रूप में, तो आपको जरूर याद रखना है कि हाल ही में बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है, तो यहां पर नीतीश कुमार जी द्वारा शपथ लिया गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो यहां से भी बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने यहां देखा T+2 पुरस्कार किस टाइगर रिजर्व को दिया गया, तो यहां देश का 53वां टाइगर रिजर्व हाल ही में अधिघोषित किया गया है। किसे घोषित किया गया है, तो रानीपुर टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया है, जो कि बुंदेलखंड में स्थित है। इसी क्रम में आइए हम लोग पुनः रिवीजन की सीरीज को देखते हैं। हाल ही में 13 देशों के सहयोग से साइबर सुरक्षा अभ्यास, इसका नाम क्या है, सिनर्जी, का आयोजन किया गया। किसके द्वारा, तो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया के द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या है, जो साइबर क्राइम हो रहा है उस पर काबू करना या उसको कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसी क्रम में अगला हमारा प्रश्न है, गुजरात में बैंक ऑन व्हील वैन की शुरुआत किस बैंक के द्वारा की गई, तो HDFC बैंक के द्वारा किया गया। यह भी आपको याद रखना है। आइए इसी क्रम में अगली जानकारी को देखें। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया गया। अब देखिए विकल्प हमारे दिए गए हैं। पहला सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दूसरा वित्त मंत्रालय, तीसरा सहकारिता मंत्रालय, चौथा ग्रामीण मंत्रालय। यहां ध्यान रखना है ग्रामीण विकास मंत्रालय है और हमारा विकल्प सही डी है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कौन सा पहल किया गया है, तो आप याद रखेंगे प्रज्वला चैलेंज योजना प्रारंभ की गई है। इस अभियान का उद्देश्य क्या है, तो आप ध्यान रखेंगे कृषि कार्यों में महिलाओं की हिस्सेदारी को और बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसी क्रम में आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो आय की दर है इसको और आगे ले जाना या आय को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगर हम बात करें यहां अन्य मंत्रालयों के बारे में, तो आपको जरूर याद रखना है सहकारिता मंत्रालय की, तो भारत के पहले सहकारिता केंद्रीय मंत्री कौन है, तो अमित शाह जी हैं। कौन है, अमित शाह जी हैं और यही भारत के गृह मंत्री भी हैं। यह भी आपको याद रखना है। अगर बात की जाए वित्त मंत्रालय की, तो पहली पूर्णकालिक महिला के रूप में वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमण
सीतारमण जी हैं, यह भी आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के पहले वित्त मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो षडमुखम शेट्टी जी थे। ये भारत के पहले वित्त मंत्री के रूप में थे। और पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री के रूप में कौन नियुक्त की गई हैं, तो यहां निर्मला सीतारमण जी हैं, यह भी याद रखना है। अगर बात करें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की, तो डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी जो हैं, ये सामाजिक न्याय अधिकारिता के केंद्रीय मंत्री हैं। साथ ही साथ इसकी एक महत्वपूर्ण पहल है नमस्ते योजना। नमस्ते योजना किस मंत्रालय की पहल है, तो आप भूलिएगा नहीं, जरूर याद रखिएगा कि यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की पहल है। इसी क्रम में अगर हम बात करें यहां वित्त मंत्रालय की, तो यहां से बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। हम उनको रिवाइज कर लें जिससे आने वाली परीक्षाओं में हमारे प्रश्न गलत ना हो। अगर हम बात करें वित्त आयोग किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो आपको जरूर याद रखना है अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का वर्णन किया गया है। अगर बात किया जाए कि भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए थे, तो केसी नियोगी जी को भारत का पहला वित्त आयोग के रूप में नियुक्त किया गया था। अगर बात करें वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, 15वां वित्त आयोग चल रहा है। एन के सिंह जी जो हैं, ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में एक प्रश्न पूछा जाता है जीएसटी से, तो आप याद रखें गुड सर्विस टैक्स इसका फुल फॉर्म है। और किस संविधान संशोधन द्वारा, विजय केलकर समिति की सिफारिश पर जीएसटी को लागू किया गया था। और जीएसटी काउंसिल के हेड कौन होते हैं या प्रमुख कौन होते हैं, तो वित्त मंत्री होते हैं, यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में हाल ही में जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक कहां बुलाई गई थी, चंडीगढ़ में बुलाया गया था। और 48वां कहां बुलाया गया है, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि जीएसटी काउंसिल की 48वीं बैठक कहां बुलाई गई थी। आइए इसी क्रम में रिवीजन की सीरीज को पुनः देखते हैं। फाल्गु नदी पर भारत का सबसे बड़ा रबर डैम का उद्घाटन किया गया। अब देखिए प्रश्न आपका यहां बन सकता है कि फाल्गु नदी का संबंध किस राज्य से है। हमारा सही आंसर जो होना चाहिए बिहार से है। और अगर दूसरा प्रश्न पूछा जाए तो भारत का सबसे बड़ा रबर डैम कहां बनाया गया और किस नदी पर बनाया गया, तो आपको ध्यान रखना है कि फाल्गु नदी पर बनाया गया और बिहार राज्य में बनाया गया। इसकी लंबाई की तो यह 411 मीटर लंबा है और 3 मीटर इसकी ऊंचाई है और 400 मीटर इसकी चौड़ाई है। यह भी आप थोड़ा सा मोटा मोटा याद रखेंगे तो आपके लिए परीक्षा में सपोर्ट का कार्य करेगा। अगला हमारा है निवासी सुरक्षा और सुरक्षा अधिनियम का ऑनलाइन पोर्टल किस सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ध्यान रखेंगे मेघालय सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। आइए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखें। हाल ही में चर्चा में रहा भारत का पहला राज्य कौन है जिसने मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को लोकपाल के दायरे में लाने वाला पहला राज्य बना है। मतलब आपसे पूछा जा सकता है कि लोकपाल के अंतर्गत मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो हमारे विकल्प दिए गए, पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा गुजरात, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा दिया गया उत्तर प्रदेश। यहां जो सही विकल्प होगा यह विकल्प नंबर सी सही होगा दोस्तों। महाराष्ट्र राज्य जो है इसने घोषणा किया है कि लोकपाल के दायरे में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को लाया जाएगा। इसी क्रम में अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो यहां के मुख्यमंत्री कौन है, तो आप ध्यान रखेंगे एकनाथ शिंदे हैं। और उप मुख्यमंत्री के रूप में कौन है, तो देवेंद्र फडणवीस जी हैं। यह भी आपको याद रखना है। अगर बात करें राज्यपाल की, तो भगत सिंह कोश्यारी जी जो हैं ये यहां के राज्यपाल के रूप में हैं। इसी क्रम में गुजरात और महाराष्ट्र दो ऐसे राज्य हैं जो अपना स्थापना दिवस 1 मई को मनाते हैं। इनका गठन जो है 1 मई 1960 ईस्वी को किया गया था। इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण जानकारी आप जरूर याद रखेंगे दोस्तों। अगर पूछा जाए भारत का सबसे कम उम्र के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किस राज्य में नियुक्ति की गई है और उनका नाम क्या है, तो आप याद रखेंगे राहुल नार्वेकर हैं।
और ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है और भारत के सबसे कम उम्र के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में है। इसी क्रम में आपसे पूछा जा सकता है लोनार झील के बारे में पूछा जाता है कि निम्न में से यह झील किस प्रकार की झील है, कृत्रिम झील है, क्रेटर झील है या मानव निर्मित झील है। तो लोनार झील का संबंध किस राज्य से है, तो आप याद रखें महाराष्ट्र। कौन सा? महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है और यह एक प्रकार का क्रेटर झील है। क्या है? क्रेटर झील है, मतलब उल्का पिंडों से बना हुआ झील है। अगर अगले बात की बात करें तो आपसे पूछा जा सकता है हाल ही में दिव्यांगजन विभाग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो यह भी महाराष्ट्र राज्य बना है। कौन बना है? महाराष्ट्र राज्य बना है, यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में महाराष्ट्र से आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी याद रखना है। कई बार पूछा जाता है बीबी का मकबरा का संबंध किस राज्य से है, तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद से है और इसका निर्माण किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा किया गया था। इसे ताजमहल की भद्दी नकल के नाम से भी जाना जाता है। ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं परीक्षाओं में आपके लिए जरूर मददगार साबित होंगे और यकीन के साथ इन सारे प्रश्नों को आप रिवाइज करते रहें, नोट करते रहें। यकीन मानिए आपकी सफलता में ये जरूर मदद करेंगे। आइए रिवीजन की सीरीज को पुनः हम लोग देखें। फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2022 किस सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया, तो गुजरात सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। अगला हमारा है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया है, तो वो कौन है, तो अंडमान निकोबार है। यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में दो प्रश्न और भी यहां से संबंधित हैं, वो आप याद रखेंगे। अगर पूछा जाए हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा है दोस्तों, तो आप याद रखेंगे यह मध्य प्रदेश का बुरहानपुर है। आप याद रखेंगे। अगर हर घर जल प्रमाणित राज्य पूछ लिया जाए दोस्तों तो ये कौन सा होगा, तो ये गोवा होगा। और स्वच्छ सुजल प्रदेश की बात की जाए तो अंडमान निकोबार होगा। और हर घर जल का लक्ष्य कब तक का रखा गया है भारत के द्वारा, तो इसको भी याद रखें 2024 होगा। अगर पूछा जाए भारत की पहली वाटर प्लस सिटी के रूप में किसे चिन्हित किया गया है, तो यह इंदौर। कौन होगा दोस्तों? इंदौर होगा। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। आपसे कई बार प्रश्न भी पूछा गया है कि जल शक्ति मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन है, तो प्रश्न के माध्यम से दिया जा रहा है गजेंद्र सिंह शेखावत जी जल शक्ति मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं। इसी क्रम में आप याद रखेंगे वाटर मैन ऑफ द इंडिया कौन है, तो राजेंद्र सिंह है। और विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। और 2022 की थीम क्या है? अदृश्य भूजल को दृश्यमान बनाना, यह इसकी थीम है। आप यह भी याद रखेंगे। आइए इसी क्रम में अगले महत्वपूर्ण जानकारी को सीखें। हाल ही में किसके द्वारा स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान प्रारंभ किया गया? देखिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न यह है। पीयूष गोयल पहला विकल्प दिया गया है, दूसरा अश्विनी वैष्णव, तीसरा राजनाथ सिंह, चौथा स्मृति ईरानी। दोस्तों यहां जो सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर हमारा 20 सही होगा। अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान प्रारंभ किया गया। यहां देखिए एक पिक्चर भी लगा हुआ है आपके लिए। देखिए G20 प्रेसिडेंसी के तहत केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान। मतलब आपसे पूछा जा सकता है स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान किससे संबंधित है, तो ऑनलाइन जो पेमेंट होता है उनको सुरक्षा प्रदान करना या उनको सुरक्षित रखना, या इसका मुख्य उद्देश्य है। और किसके द्वारा इसको प्रारंभ किया गया, तो अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा प्रारंभ किया गया। MIT मंत्री कौन है, तो आप ध्यान रखेंगे अश्विनी वैष्णव जी हैं। साथ ही साथ आप याद रखना है केंद्रीय रेलवे के केंद्रीय मंत्री कौन है, तो यह अश्विनी वैष्णव जी हैं। यह भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करें यहां पीयूष गोयल जी के बारे में, तो वाणिज्य मंत्री कौन है, तो वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी हैं। और रक्षा मंत्री की बात करें तो कौन है, तो आप ध्यान रखेंगे राजनाथ सिंह जी हैं। साथ ही साथ महिला और बाल विकास के साथ अल्पसंख्यक मंत्रालय की केंद्रीय मंत्री कौन है, तो स्मृति ईरानी जी हैं। यह भी याद रखना है। इसी क्रम में अब बात हो रही थी रेलवे की और अश्विनी वैष्णव की, तो आप जरूर याद रखें हाल ही में हम लोगों ने पढ़ रखा है मित्रों गति शक्ति विश्वविद्यालय। यह भारत का पहला है। इसका स्थापना कहां किया गया, तो बड़ोदरा गुजरात में किया गया। और इसके पहले चांसलर नियुक्त किए गए हैं
किसे नियुक्त किया गया है? तो अश्वनी वैष्णव जी को नियुक्त किया गया है। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर बात करें रेलवे की, तो रेलवे से बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको एक क्विक रिवीजन के रूप में यहां हम देखने वाले हैं। जैसे अगर हम बात करें कि रेलवे सेवा कब प्रारंभ होती है और किसके शासनकाल में, तो डलहौजी के शासनकाल में 1853 ईस्वी में प्रारंभ होती है। अगर बात करें कि रेलवे बोर्ड का गठन किस आयोग की सिफारिश पर, तो रॉबर्टसन आयोग की सिफारिश पर रेलवे बोर्ड का गठन होता है। अगर पूछा जाए कि रेलवे का बजट आम बजट से अलग किया गया किस आयोग की सिफारिश पर, तो आप ध्यान रखेंगे एडवर्थ कमीशन। कौन? एडवर्थ कमीशन की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया। साथ ही साथ अगर पूछा जाए कि आम बजट के साथ रेल बजट को सम्मिलित किया गया किसकी सिफारिश पर, तो आप ध्यान रखेंगे विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर आम बजट के साथ रेल बजट का विलय किया गया। अगर बात करें इस समय की वर्तमान में भारत में कितने रेलवे जोन हैं, तो 18 रेलवे जोन हैं। और आप याद रखेंगे नवीनतम रेलवे जोन कौन है? विशाखापट्टनम है। हाल ही में रेलवे के सीईओ नियुक्त किए गए हैं। कौन है? अनिल कुमार लोहाटी हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो विनय कुमार जी के स्थान पर नियुक्त किए गए हैं। इसी क्रम में आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए अगला रेलवे का प्रश्न कि भारत में पहला रेल सेवा कहां से कहां तक के लिए प्रारंभ किया गया, तो मुंबई से ठाणे के लिए प्रारंभ किया गया। साथ ही साथ पूछा जा सकता है भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल सेवा कौन है, तो विवेक एक्सप्रेस है। यह भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपको याद रखना है यहां कि पहली सबसे लंबी मालगाड़ी भारत की कौन है, तो वासुकी मालगाड़ी है। ये इसकी लंबाई कितनी है? 3.5 किलोमीटर। कितनी? 3.5 किलोमीटर। और हाल ही में इसे कहां से प्रारंभ किया गया है? छत्तीसगढ़ से प्रारंभ किया गया है। यह भी आपको याद रखना है। ये सारी जानकारियां रेलवे से संबंधित हैं और कहीं ना कहीं परीक्षाओं में ये पूछे जाने वाले प्रश्न है, आप इनको जरूर याद रखेंगे। आइए रिवीजन की सीरीज को पुनः देखते हैं। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर उत्तराखंड को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। कहां? तो दिल्ली में किया गया। अब यहां आपको ध्यान रखना है कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला हमारा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना के लिए एक नए राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण किया जो छत्रपति महाराज शिवाजी की मुहर से प्रेरित है। यह कहां से किया? तो केरल कोच्चि से किया। और कब किया? डेट भी याद रखें, 2 सितंबर को किया। और यहीं पर भारत का पहला स्वदेशी INS विक्रांत भी कमीशन किया गया और यह पोतवाहक विमान है, आप याद रखेंगे। आइए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। यह कला संस्कृति की दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है और ऐसे प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में बने रहते हैं। हाल ही में गुरु गोविंद सिंह जी का कौन सा प्रकाश वर्ष मनाया गया? तो देखिए विकल्प दिया गया है, 556वां, दूसरा 576वां, तीसरा 540वां, चौथा 555वां। यहां जो सही विकल्प होगा 556वां प्रकाश वर्ष मनाया गया। अब यहां से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, एक सूची के माध्यम से हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाले हैं। देखिए गुरु गोविंद सिंह जी जो थे ये सिख धर्म के 10वें गुरु थे। अब आपसे पूछा जा सकता है 9वें गुरु कौन थे, तो आप याद रखेंगे गुरु तेग बहादुर जी जो हैं ये सिख धर्म के 9वें गुरु थे और सिख धर्म के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है, तो गुरु नानक देव जी को जाना जाता है। इसी क्रम में यहां से आपको याद रखना है यह गुरु गोविंद सिंह जी का संबंध कहां से है, तो पटना साहिब से है जो कि बिहार राज्य में स्थित है। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। इसी क्रम में आपसे याद रखना है कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से लगातार पूछे जाते हैं जो कि इस सारणी में या सूची में दी गई है। आइए एक एक करके इसको हम देखें। देखिए हमने अभी आपसे बात कर रखी है कि सिख धर्म की बात करें तो इसके संस्थापक या प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो गुरु नानक देव जी माने जाते हैं। यहां देखिए सिख धर्म के प्रवर्तक या संस्थापक। दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि गुरुमुखी लिपि के जनक कौन कहे जाते हैं, तो गुरु अंगद देव कहे जाते हैं। कौन कहे जाते हैं? गुरु अंगद देव कहे जाते हैं।
अगर पूछा जाए कि गुरु प्रसार हेतु 22 गद्दी का निर्माण किसने किया था, तो अमरदास जी ने किया था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अमृतसर शहर के संस्थापक कौन के रूप में जाने जाते हैं, रामदास जी जाने जाते हैं। कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो अर्जुन देव जी द्वारा किया गया था। अगला है अकाल तख्त की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, गुरु हरगोविंद सिंह जी के द्वारा किया गया था। उत्तराधिकार के युद्ध में किसने भाग लिया था, तो गुरु हरिराय ने भाग लिया था। अल्पवयस्क अवस्था में किसकी मृत्यु हो गई थी, हरकिशन जी की मृत्यु हो गई थी। औरंगजेब ने किसे फांसी की सजा सुनाई थी या किसे फांसी पर चढ़ाया था, तो गुरु तेग बहादुर को। और खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो यह गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा किया गया था। ये जो प्रत्येक प्रश्न है कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होंगे। यकीन मानिए आप लोग इनको जरूर रिकॉल रखेंगे, याद रखेंगे। आइए इसी क्रम में अगले महत्वपूर्ण जानकारी को देखने वाले हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने के द्वारा पश्चिम बंगाल में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को कहां से प्रारंभ किया गया। देखिए पहला विकल्प दिया गया दिल्ली से वाराणसी, दूसरा दिल्ली से कटरा, तीसरा गांधीनगर से मुंबई, चौथा हावड़ा से नई जलपाईगुड़ी। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा विकल्प नंबर डी सही होगा। यहां आपका सही है कि हावड़ा से नई जलपाईगुड़ी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पश्चिम बंगाल में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस सेवा प्रारंभ की है। अब वंदे भारत एक्सप्रेस सेवा खूब चर्चा में है तो यहां से प्रश्न बनने की संभावना भी प्रबल है। इसी क्रम में यहां से संबंधित जो भी बिंदु बन सकते हैं उनको एक प्रश्न के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं। आइए अगर हम बात करें वंदे भारत ट्रेन की तो इसे पहले किस नाम से जाना जाता था, तो ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता था। अगर हम बात करें कि यह किस प्रकार की ट्रेन है, तो सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। क्या है, सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। अगर बात करें ये किस संस्थान के द्वारा निर्माण किया जा रहा है, तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के द्वारा वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण किया जा रहा है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, अगर 2022-23 की बजट की बात करें तो कितने वंदे भारत ट्रेनें को चलाए जाने की यहां पर घोषणा की गई है, तो 400 वंदे भारत ट्रेनों को चलाए जाने की घोषणा की गई है। अब हाल फिलहाल में जो वंदे भारत ट्रेनें चलाई गई हैं उनका क्रम हम आप लोग आपके सामने रखने वाले हैं। आप इसको सावधानी से देखिए और समझने की कोशिश करिए। देखिए अगर पहले की बात करें कि पहली वंदे भारत ट्रेन कहां से कहां चलाई गई, दिल्ली से वाराणसी के लिए चलाया गया। दूसरी की बात करें तो यह दिल्ली से कटरा, कहां, दिल्ली से कटरा के लिए चलाया गया। और तीसरी की बात करें तो यह गांधीनगर से मुंबई के लिए चलाया गया। और चौथी की बात करें तो ऊना से दिल्ली, ऊना हिमाचल प्रदेश से संबंधित है यहां से। और यहीं पे आपको ध्यान रखना है, अगर पूछ ले आपसे कि दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन कहां से कहां चलाई गई, तो चेन्नई से मैसूर के लिए चलाई गई। और यहां बात हो रही पश्चिम बंगाल की, तो आंसर हमारा यहां विकल्प में दिया गया है, हावड़ा से जलपाईगुड़ी के लिए चलाया गया है। यकीन करिए ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे, आपको जरूर याद रखना है। इसी क्रम में आप एक प्रश्न और भी याद रखें, इसकी स्पीड कितनी है, तो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड इसकी है, यह भी याद रखना है। इसमें एक एडवांस टेक्नोलॉजी लगा है कि दो ट्रेनों को रोकने के लिए एक कवच का इजाद किया गया है। एक टेक्नोलॉजी है कवच जो कि दो ट्रेनों के टक्कर को रोकती है। और यह इजाद कहां किया गया है, मतलब किसमें इसका प्रयोग किया गया है, तो वंदे भारत ट्रेन में इसका उपयोग किया गया है। यह भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। आइए रिवीजन की सीरीज को पुनः देख लेते हैं। ब्लू एनर्जी मोटर्स ने पुणे में भारत का पहला तरल प्राकृतिक गैस ईंधन वाला ग्रीन ट्रक लॉन्च किया है। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो यह नितिन गडकरी जी द्वारा किया गया। अगला है फसल सुधार लाने के लिए कृतज्ञ 3.0 हैकाथॉन शुरू किया गया, किसके द्वारा, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा प्रारंभ किया गया। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। अगले जानकारी के रूप में हम देखें, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को हार्टन क्यूप्रस री इमेजिन एजुकेशन अवार्ड प्रदान किया गया। यहां देखिए विकल्प दिया गया, पहला IIT मुंबई, दूसरा IIT रुड़की, तीसरा IIT मद्रास, चौथा IIT गुवाहाटी। यहां जो सही हमारा विकल्प होगा विकल्प नंबर सी सही होगा, IIT गुवाहाटी। अब सबसे पहले एक प्रश्न और भी जाने कि हार्टन क्यूप्रस री इमेजिन एजुकेशन अवार्ड को शिक्षा के क्षेत्र में
के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। अब अगर यह नाम ना देकर आपसे पूछ ले कि शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार के समान सम्मान जो दिया जाता है उसका नाम क्या है और किसके द्वारा दिया जाता है, तो यह प्रश्न थोड़ा सा और कठिन हो जाएगा। तो आप याद रखें, हार्टन क्यूप्रस री-इमेजिन एजुकेशन अवार्ड शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है और यूएसए अमेरिका के द्वारा दिया जाने वाला यह पुरस्कार है, यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में अगर हम बात करें आईआईटी मद्रास की तो आपको याद रखना है हाइपरलूप तकनीकी, साथ ही साथ 5G बेड टेस्ट किस प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा प्रारंभ किया गया, तो यहां भी आंसर आपका आईआईटी मद्रास होगा, यह भी आपको याद रखना है। यह किस कारण दिया गया है, तो तकनीकी सुधार के क्षेत्र में इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए इस पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है, यह भी आपको याद रखना है। हाल फिलहाल के दिनों में ये कुछ प्रौद्योगिकी संस्थान हैं जो कि चर्चा में बने हैं, तो आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर हम बात करें सुपर कंप्यूटर की, आप याद रखेंगे परम गंगा सुपर कंप्यूटर कहां स्थापित किया गया और किसान मोबाइल ऐप किस आईआईटी के द्वारा इजाद किया गया, तो आईआईटी रुड़की जो कि उत्तराखंड में स्थित है, इसके द्वारा इजाद किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए परम शक्ति सुपर कंप्यूटर कहां स्थापित किया गया, तो आईआईटी खड़गपुर, कहां आईआईटी खड़गपुर में स्थापित किया गया। अगर पूछा जाए सुपर कंप्यूटर परम अनंत कहां स्थापित किया गया, तो आप याद रखेंगे आईआईटी गांधीनगर, कहां आईआईटी गांधीनगर जो कि गुजरात राज्य की राजधानी है, यहां स्थापित किया गया। अगर पूछा जाए परम कामरूप सुपर कंप्यूटर कहां स्थापित किया गया, तो आईआईटी गुवाहाटी में स्थापित किया गया जो कि असम राज्य में स्थापित है, यह भी आपको याद रखना है। ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे, आप इनको जरूर याद रखेंगे। आइए रिवीजन की सीरीज को पुनः फॉलो करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी टर्मिनल का शिलान्यास किया, कहां किया, तो गुजरात के भावनगर में। अगला है नेचर इंडेक्स 2022 रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ, तो हैदराबाद विश्वविद्यालय को नेचर इंडेक्स 2022 में पहले स्थान पर इसको स्थान दिया गया। अगली जानकारी के रूप में देखें, हाल ही में यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन EMBO, इसका फुल फॉर्म है, ई से यहां यूरोपियन है, एम से मॉलिक्यूलर है, बी से बायोलॉजी, ओ से ऑर्गेनाइजेशन है। इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क में किस पहले भारतीय को शामिल किया गया, तो आपको ध्यान रखना है। देखिए, पहला दिया गया डॉक्टर महिमा स्वामी, दूसरा विवेक मूर्ति, तीसरा अनिल मेनन, चौथा दिया गया है इनमें से कोई नहीं। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, यह पहला विकल्प नंबर ए सही होगा। डॉक्टर महिमा स्वामी को यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यंग इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क में शामिल किया गया और यहां शामिल होने वाली ये पहली भारतीय महिला के रूप में है। इसी क्रम में अगर बात करें इनका संबंध भारत के कहां से है, तो बंगलुरु से संबंधित है और इन्होंने कार्य किस क्षेत्र में किया है, तो आप याद रखेंगे आंत या पेट संबंधी जो समस्याएं हैं इन पर इन्होंने कार्य किया है, इसके लिए इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसी क्रम में अगले महत्वपूर्ण जानकारी को हमको याद रखना है। अगर बात करें विवेक मूर्ति की, तो यूएसए के व्हाइट हाउस में सर्जन जनरल के रूप में किसी की नियुक्ति की गई है, तो विवेक मूर्ति जी की नियुक्ति की गई है। और अगला प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, अगर पूछा जाए नासा में डॉक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये अनिल मेनन है, यह भी आपको याद रखना है। बात हो रही थी यूएसए से, तो यहां से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और भी आपको याद रखना है। जैसे अगर बात करें यूएसए की, तो यहां की राजधानी क्या है, वाशिंगटन डीसी है। और अगर हम बात करें यहां के राष्ट्रपति कौन है, तो जो बाइडेन है। यहां के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो आपको याद रखना है जॉर्ज वाशिंगटन जी थे। और यूएसए की खोज किसने
किया था? तो आप याद रखेंगे कोलंबस के द्वारा, क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा इसकी खोज की गई थी। यहां पर अगर राष्ट्रीय मुद्रा की बात करें तो डॉलर है, साथ ही साथ अगर बात करें खेल की तो बेसबॉल, यहां का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल है। साथ ही साथ यहां से एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में आपको याद रखना है, पहली महिला उपराष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप याद रखेंगे भारतीय मूल की कमला हैरिस हैं, इनको नियुक्त किया गया है। इसी क्रम में आप याद रखेंगे यूएसए से पहली आश्वेत महिला जज के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो केंटाजी ब्राउन जैक्सन को नियुक्त किया गया है, यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में आपको याद रखना है नासा के बारे में कि इसकी स्थापना कब होती है? 1969 ईस्वी में होती है और यहां की एक चर्चित मिशन है आर्टेमिस मिशन का संबंध किस देश से है या किसका सफल परीक्षण है? तो ये आर्टेमिस मिशन जो है ये नासा की पहल है और भारत की इसरो तथा नासा का एक संयुक्त पहल है, उसका नाम क्या है? निसार, यह भी आपको याद रखना है। आर्टेमिस मिशन यह क्या है? यह चंद्रमा मिशन है, यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में इसरो का एक चर्चित मिशन आप ध्यान रखेंगे गगनयान, ये कब प्रक्षेपित किए जाने की घोषणा की है? तो 2024 में। और व्हीकल कौन सा होगा? तो आप याद रखेंगे GSLV MK3 है, यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में होने वाला है। इसी क्रम में यूएनओ को नहीं भूलना है, यूएनओ में पहली भारतीय महिला अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त की गई हैं, उनका नाम क्या है? रुचिरा कंबोज है, यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। आइए इसी क्रम में हम लोग रिवीजन की सीरीज को पुनः देखते हैं। कक्षा 8 से 12 तक के छात्रों के लिए रामकृष्ण मिशन ने जागृति की शुरुआत की, यह किसके द्वारा? तो आप ध्यान रखेंगे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी की पहल है, आपको ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश में भारत की पहली लिथियम आयन सेल निर्माण फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया, किसके द्वारा? तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री कौन है? तो राजीव चंद्रशेखर है, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, यह भी आप याद रखेंगे। अगले महत्वपूर्ण जानकारी को देखें। हाल ही में भारतीय सेना ने पहले 2 मंजिला 3D प्रिंटेड आवासीय इकाई का उद्घाटन कहां किया? तो देखिए विकल्प क्या दिया गया? पहला जयपुर, दूसरा अहमदाबाद, तीसरा मुंबई, चौथा गुरुग्राम। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर बी सही होगा, अहमदाबाद में इसका उद्घाटन किया गया। और इसको किसके द्वारा निर्माण किया गया? तो भारतीय सेना के द्वारा, आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ यहां अहमदाबाद से आपको याद रखना है, यहीं पर हाल ही में अटल ब्रिज का उद्घाटन किया गया है, किस नदी पर? तो साबरमती नदी पर। साथ ही साथ अहमदाबाद की बात करें तो यह गुजरात राज्य का शहर है और इसे भारत का मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछा जाए उत्तरी भारत का मैनचेस्टर के नाम से किसे जाना जाता है? कानपुर को। और अहमदाबाद को आपको याद रखना है, अहमदाबाद से ही कि गुजरात राज्य में हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था और यहां पर इसका शुभंकर क्या था? सावज था। साथ ही साथ इसमें पदक तालिका में पहले स्थान पे कौन रहा है? तो पदक तालिका में सर्विसेज रहा है। साथ ही साथ आपको याद रखना है यहीं पर स्टील स्लैग से रोड का निर्माण कहां किया गया है? तो गुजरात राज्य में ही प्रारंभ किया गया है। साथ ही साथ गुजरात राज्य में याद रखना है कि 100% सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो मोटेरा है। और गुजरात राज्य में ही 2022 का डेफ एक्सपो का आयोजन किया गया, यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। एनडीबी के द्वारा कहां पर एक इकाई स्थापित की गई है? तो आप याद रखेंगे गिफ्ट सिटी में स्थापित की गई है। और आपको याद रखना WHO के द्वारा ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर कहां खोला गया है? तो गुजरात के जामनगर में किया गया है, यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। इन्हीं प्रश्नों के साथ आपसे विदा लेने का समय आ गया है और चैनल के द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आ रही है, अच्छा लग रहा है, तो आप चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपना सहयोग प्रेम इसी तरह चैनल पर बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।